हेलो एवरीवन। तो सेल इंट्रोडक्शन की सीरीज में आज हम 10th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। नाम तो सुना ही होगा, लाइसोसोम, जिसको सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसको सुसाइडल बैग बोला क्यों जाता है, आखिर इसके पास ऐसी क्या चीज है कि इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसके पिछले लेक्चर में हमने सेल के बारे में क्या पढ़ा था। तो सेल के बारे में हमने सेल के टाइप्स पढ़े थे, जो कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दो टाइप के पढ़े थे। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया का पूरा खानदान आ जाएगा, जैसे यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा था प्लांट सेल के बारे में, प्लांट सेल। और ह्यूमन सेल के बारे में पढ़ रहे थे हम। ह्यूमन सेल में जो डिफरेंट ऑर्गेनील्स थे उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन देख रहे थे। इसमें प्लांट सेल, ह्यूमन सेल के अलावा एल्गी, फंजाई, ये सब भी आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इसके नाम के साथ कि लाइसोसोम के नाम का मतलब क्या होता है। जो लाइसो नाम का मीनिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें उस नाम को स्प्लिट करना पड़ेगा, और इसके तो नाम में ही स्प्लिट है। यानी कि लाइसो का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में टू स्प्लिट, यानी कि ब्रेक डाउन। और सोमा का मीन्स होता है बॉडी, यानी कि जो किसी चीज की बॉडी की स्प्लिटिंग करे वो लाइसोसोम कहलाता है। तो देख लेते हैं व्हाट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम होता क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स होता है, जिसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स होता है, जो कि केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। ये ह्यूमन सेल के अलावा प्लांट सेल में भी होता है। इसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इसके पास 60 डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक का मतलब होता है जो वाटर की प्रेजेंस में लाइसिस करे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसके पास इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं प्रोटॉन पंप। इन प्रोटॉन पंप का काम क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, प्रोटॉन को पंप करता होगा। तो ये मेम्ब्रेन से यहाँ पे अंदर प्रोटॉन को इंसर्ट कराता है, यानी कि प्रोटॉन्स को पंप कराता है। ये एटीपी यूज करके एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम उसमें देखेंगे कि एटीपी क्या होता है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है ये। तो अगर किसी सेल में या फिर किसी ल्यूमेन में H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा है, तो वो एनवायरमेंट कैसा होगा? एसिडिक एनवायरमेंट होता है वो। ये एसिडिक एनवायरमेंट यानी कि अम्लीय वातावरण होता है, और ये अम्लीय वातावरण डिग्रेडेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जो एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक कंडीशन में ही बेस्ट वर्क करते हैं। तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण इसका जो एनवायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है। इसके पास मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स भी होते हैं। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन, जिसको लैम्प बोलते हैं शॉर्टकट में, लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो और बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो फर्स्ट डिस्कवर किया था, यानी कि लाइसोसोम की जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी वो की थी डी डोवे ने, यानी कि जो साइटोलॉजिस्ट है, बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डी डोवे, 1949 में। अब बात करते हैं कि साइटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है। साइटोलॉजिस्ट, जैसा कि पहले भी बताया है, किसी भी नाम का मतलब समझना हो तो उस नाम को स्प्लिट कर दो। साइटो का मीन्स होता है सेल, और लॉजिस्ट साइंटिस्ट के लिए यूज होता है। तो जैसे अगर मुझे बोलना है कि टू स्टडी ऑफ सेल, यानी कि सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो उसमें लॉजी लगा दो, यानी कि साइटोलॉजी। आपको बस रूट वर्ड याद रखना है और सब कुछ बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे साइटो लिखा, इसके बाद मैंने लॉजी लगाया, यानी कि स्टडी ऑफ सेल। अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस का रूट वर्ड क्या होता है? कैरियो, तो मैं लगा दूं कैरियोलॉजी, तो टू स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। अगर मैं यहाँ पे नेफ्रो लगा दूं तो क्या हो जाएगा? नेफ्रोलॉजी, यानी कि टू स्टडी ऑफ किडनी। तो और उसके पीछे लॉजिस्ट लगाते जाओ तो उसका डॉक्टर हो जाएगा, इसका साइंटिस्ट आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं कि ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण यहाँ पे बन रही है, जो कि एंजाइम्स बेस्ट वर्क करते हैं एसिडिक कंडीशन में। तो ये जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं ये उसको डिग्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। मेटाबोलाइट्स को डिग्रेड करते हैं ये एंजाइम, जिसमें इन एंजाइम्स में क्या क्या पाया जाता है? लाइपेजेस हो गया, कार्बोहाइड्रेटेज हो गए, न्यूक्लियेजेस हो गए, एसिड फॉस्फेटेज हो गए, ये सारे एंजाइम्स में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख ही लिया,
गोल सा राउंड सा स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है। इसका जो साइज रेंज होता है 50 to 500 डायमीटर होता है या 1.2 से 2.0 माइक्रोमीटर होता है। ल्यूमेन में इसके जो ल्यूमेन होता है मेम्ब्रेन के अंदर की जो खाली वाली जगह होती है उसको ल्यूमेन बोला जाता है। कोई भी मेम्ब्रेन हो या फिर कोई भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो, वेसल हो, तो उसकी जो अंदर वाली खाली जगह होती है उसको बोला जाता है ल्यूमेन। तो जो लाइसोसोम का ल्यूमेन है इसमें पाए जाते हैं 60 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और जो लाइसोसोम है ये बनता कैसे है, जैसे कि हमने पहले देखा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे थे। तो ये जो लाइसोसोम है ये पार्ट होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, जिसमें इंक्लूड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो यहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे राइबोसोमल सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस के द्वारा। यहाँ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यू में रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोला जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि लिपिड सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसके बाद यहाँ पे पाया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो कि ये मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करता है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग में हेल्प करता है ये प्रोटीन्स की। तो यहाँ पे जो वेसाइकल फॉर्म होगी, ये वेसाइकल यहाँ पे जाएगी पैकेजिंग के लिए, और यहाँ पे ये वेसाइकल अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेन कर रही है तो इसको बोला जाएगा लाइसोसोम। तो ऐसे सिंथेसिस होती है लाइसोसोम की। अब यहाँ पे फंक्शन की बात कर लेते हैं कि लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है। तो सेल ईटिंग या सेल्फ ईटिंग, यानी कि जो लाइसोसोम है इसको खाना बहुत ज्यादा पसंद है और ये 2 टाइप से खाना खा सकता है। जैसे फेगोसाइटोसिस की बात कर लें, अभी हम इसका फंक्शन देखेंगे। आगे बात करते हैं ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है प्रोड्यूस कैसे होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। उसके बाद ये पिंच ऑफ हो जाता है, ये जो वेसाइकल है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इसकी पैकेजिंग होगी, मॉडिफिकेशन होगी, और यहाँ पे जो ये प्रोटीन्स बने हुए एंजाइम्स हैं ये वेसाइकल के अंदर पैक हो जाएंगे, और ये जो वेसाइकल है पिंच ऑफ हो जाएगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, जिसको हम बोलेंगे लाइसोसोम। ये modification processed enzymes are then pinched off from the Golgi apparatus in the form of vesicle called lysosome. इसके पास एंजाइम्स क्या क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेटेस, प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियस, एमाइलेजेस, प्रोटीएजेस, एसिड फॉस्फेटेजेस, लाइपेज, न्यूक्लियस, जिसके नाम के पीछे एज लगा हो, एज लगा हो उसका मतलब होता है एंजाइम। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है। तो ये मेनली डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। जैसे इसके पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि वैक्यूल, वेसाइकल और लाइसोसोम में क्या डिफरेंस होता है। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है लाइसोसोम और वैक्यूल्स में, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और प्लस वैक्यूल में बहुत ज्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, इसमें स्टोरेज नहीं होता। वैक्यूल्स में स्टोरेज होता है तो उसमें बेस्ड मटेरियल, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें मेनली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ही होते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, यानी कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ईटिंग का ये कैसे करता है। जैसे कि अमीबा है, ये तो फैगोसाइटोसिस ही करेगा। अमीबा एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोटिस्ट है, सॉरी यूकैरियोटिक सेल है, प्रोटिस्ट है, प्रोटोजोअन है। तो ये जो अमीबा होता है ये कैसे ईट करेगा, जैसे यहाँ पे इसका फूड है तो ये क्या करेगा, अपनी मेम्ब्रेन को इसके चारों ओर ऐसे अटैच कर लेगा और इसको अंदर एंगल्फ कर लेगा, इसको बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। सेम ऐसे ही लाइसोसोम भी फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है। तो ये जो सेल ईटिंग होता है ये 2 प्रकार से सेल ईटिंग करता है, पहला हो गया फेगोसाइटोसिस और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ही इजी है। फेगोसाइटोसिस अगर ये कोई सॉलिड पार्टिकल कंज्यूम करता है तो उसको बोला जाएगा फेगोसाइटोसिस, और अगर ये लिक्विड चीज कंज्यूम करता है तो उसको बोला जाता है पिनोसाइटोसिस। नाम से ही क्लियर है, जैसे कि पीना तो लिक्विड चीज ही पिएंगे, तो पिनोसाइटोसिस यानी कि लिक्विड चीज कंज्यूम करेगा तो पिनोसाइटोसिस। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं फेगोसाइटोसिस। अब ऑटोफैगी, ऑटोफैगी का मतलब क्या होता है, सेल्फ ईटिंग। ऑटोफैगी मींस होता है सेल्फ ईटिंग। जैसे मान लीजिए कि कोई सेल है और उसके जो ऑर्गेनील्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ले लीजिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर डेड हो गया या फिर उसने फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है तो ये जो लाइसोसोम है
इसके आसपास मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके आसपास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अपीयर होगी और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके ऊपर प्रोड्यूस करेगा और इसको डिग्रेड कर देगा। नेक्स्ट है लाइसोसोमल एक्सोसाइटोसिस। मान लीजिए कोई पैथोजन है और लाइसोसोम इसके ऊपर ऐसे इसको एंगल्फ कर लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डिजीजेस के बारे में कि अगर लाइसोसोम ने ठीक से फंक्शन नहीं किया यानी कि ये माल फंक्शन कर रहा है या फिर कोई जीन म्यूटेट हो गया है जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन कौन सी बीमारियां होंगी जो कि लाइसोसोमल डिजीज होती हैं। मेनली ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जिसको बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 2, एंडोफॉर्म्स डिजीज और एसिड माल्टेज डेफिशिएंसी भी बोलते हैं टे साइक डिजीज। टे साइक डिजीज में क्या होता है, यहाँ पे जो बच्चे का ब्रेन होता है उसमें लिपिड एक्यूमुलेट हो जाता है। तो लिपिड एक्यूमुलेट होने से यहाँ पे क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है बच्चे का, मेंटल रिटार्डेशन। और ये जो कंडीशंस है लाइसोसोम माल फंक्शनिंग का, ये 5000 में से केवल 1 या फिर 2 ऐसे लोगों को होता है, ये ज्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन हो सकता है कि म्यूटेशन की वजह से कोई जीन हो जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और वो ठीक से काम ना कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि ये जो लाइसोसोम है ये अपना फंक्शन ठीक से ना करे, तो ये डिजीजेस हो सकती हैं। और बात करते हैं ये डेवलपमेंटल प्रोसेस में भी हेल्प करता है। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में भी लाइसोसोम हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए टेडपोल है, तो जो टेडपोल होता है इसमें होती है टेल, और जब ये डेवलपमेंट प्रोसेस में होता है इसकी टेल डिग्रेड होने लगती है। तो ये जो लाइसोसोम है ये इसकी मेटामॉर्फोजेनेसिस में भी हेल्प करता है, मेटामॉर्फोजेनेसिस। तो मेटामॉर्फोजेनेसिस में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। डिजीज के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं कि सुसाइडल बैग इसको क्यों बोला जाता है। मान लीजिए कि ये सेल है और ये सेल अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर रही है, मान लीजिए डेड सेल है, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, ये लाइसोसोम यहाँ पे या फिर इसके अंदर ही, मान लीजिए कि बाहर का लाइसोसोम हो तो ये क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस कर सकता है, या फिर इंट्रासेलुलर पैथोजन है तो उसको एंगल्फ कर सकता है। अगर ये जो सेल है ये ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है तो ये इसका जो लाइसोसोम होता है ये बस्ट हो जाता है, यानी कि ये फट जाता है। और ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये पूरी सेल को डिग्रेड कर देते हैं, ये पूरी सेल को, इसको बोला जाता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यानी कि जो सेल है इसका पहले से ही प्रोग्राम फिक्स हो कि इसकी जो लाइफ साइकिल है ये पूरी हो जाने के बाद ये जो लाइसोसोम है ये बस्ट होके इसको डिग्रेड कर देगा। तो ये था लाइसोसोम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसके हम एटीपी के बारे में देखेंगे। वहां पे आपको पता लगेगा कि ये जो एटीपी है ये प्रोटॉन पंप को बाहर डालने के लिए एटीपी का यूज क्यों करता है, क्योंकि ये जो पंप है इसको भी एनर्जी चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए। जैसे कोई भी लोग होते हैं तो वो बिना लालच के काम नहीं करते, वैसे ये जो प्रोटॉन पंप है ये बिना एटीपी के काम नहीं करता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।